अली ज़फ़र साहब, ये जो 26वीं आइनी तरमीम रही, इस दौरान मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि पीटीआई तमाम 22 शिकों पर इत्तफ़ाक़ कर चुकी थी और पीटीआई में इस तरमीम को वोट करने की सोच भी मौजूद थी। हमने मना किया कि आप वोट ना करें क्योंकि आप लीडिंग अपोजिशन पार्टी हैं। और अब कामरान मुर्तज़ा साहब ऑनरेबल सेनेटर भी हैं, आपके कोलीग भी हैं। अगर ये सूरत हाल है, क्या वाक़तन ऐसा था और फिर उसके बाद आपने उसको चैलेंज भी कर दिया, तो हकीकत क्या है इसकी? और क्या 27 में भी ऐसा ही होगा? हाँ जी, पता नहीं कामरान मुर्तज़ा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन मैं भी उस जो सिचुएशन थी उसमें बिल्कुल आई विटनेस हूँ। और बल्कि मैं लीड कर रहा था सेनेट में, जो हमारा जब हो रही थी वोटिंग, तो हमने वोटिंग उसके खिलाफ की थी, खुद की थी मैंने, और लीड की थी उसके अमेंडमेंट के खिलाफ वोटिंग। और फिर उसके बाद हम उसको वॉकआउट भी कर दिया था, हमने बाइकआउट भी कर दिया था प्रोसीडिंग्स का, और ये रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पहला ड्राफ्ट था, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम उस मीटिंग में थे और उधर कोई 3 या 4 ड्राफ्ट्स सामने थे, हमारे पास नहीं था। एक बिलावल भुट्टो साहब के पास था ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट शायद लॉ मिनिस्टर साहब के पास था, और एक ड्राफ्ट कामरान मुर्तज़ा साहब और मौलाना फजल रहमान साहब लेके आए थे। उन्होंने कहा था हमें कल रात का ही नजर आया था, उन्होंने बल्कि कमेंट किया था कि ये तो हमने देखा कि उसमें से एक अजदहा निकल रहा है, इतना ड्राफ्ट था। उसके बाद काफ़ी सी मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में हम अपोज करते रहे इस को, और हम रिक्वेस्ट करते रहे जेयूआई को कि आप इसको मुस्तरद करें। लेकिन जेयूआई का क्रेडिट है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी शिकें जो पहले ड्राफ्ट में थी, जो अब शायद वापस 27वीं तरमीम के लिए आने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी वो शिकें ख़त्म की। पहले जो एक था ऑप्शन या एक प्रपोजल या ड्राफ्ट, उसके अंदर एक नया कोड बनाया जा रहा था, लेकिन जेयूआई ने इंसिस्ट करके कहा कि नहीं, इसको बेंच बनाए, और फिर ये हुकूमत पे आमादा हुई। लेकिन हमारा तो जो मौक़िफ़ था वो बड़ा क्लियर था कि हम इसकी मुखालफत ही करेंगे, और हमने कभी भी 26 या जो 2 या 4 या 50 शिकें जो थी उन पे एग्री नहीं किया। तो कामरान साहब पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। अली ज़फ़र साहब ये फरमाएं कि ये जो अब 27वीं आइनी तरमीम का कल मुसवदा सामने आता है, आलमोस्ट वही निकात होंगे, 1-2 मज़ीद भी उसमें शामिल होंगे जो बिलावल भुट्टो साहब के ट्वीट में हैं। आपकी पार्टी क्या हर नुक्ते पे बहस करने के बाद कुछ को कबूल करेगी, कुछ को मुस्तरद करेगी, या आपने तय कर लिया है कि इसको इन टोटो रिजेक्ट करेंगे और आप इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, या मुज़ाकरात में बैठेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चलेंगे और उसको बेहतर कराने की कोशिश करेंगे? 2 इसके पार्ट्स में मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये हमने एग्जैक्टली क्या करना है, इसकी हदायत हमें, चूँकि मुलाकात नहीं हो रही खान साहब से जो अडयाला जेल में हैं, तो इसलिए हम हतमी बात तो नहीं कर सकते फैसला जब तक हम उनसे बात ना करें या उनसे मुलाकात ना हो। अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई, तो एक सवाल है, एक डिस्कशन है जो अभी पेंडिंग है। लेकिन उस सब्जेक्ट टू दिस फर्स्ट पार्ट, यानी पहले पार्ट को अभी साइड पे करते हुए, जो मेरा अपना ज़ाती इरादा है वो, और कुछ काफ़ी हद तक यकीन भी है मुझे इस पे, वो ये है कि हम ज़रूर अपना जिम्मेदारी पूरी करेंगे और हम ज़रूर इस पे बहस करेंगे। जो शिक गलत है और ख़राब है उसको हम आगाह करेंगे लोगों को, क्योंकि डिबेट का मकसद मेरी नज़र में ये होता है, पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है उसका मकसद ये होता है कि कौम आगाह हो, और कौम जब कौम को समझ आएगी कि क्या क्या शिकें हैं जिस पे हमें ऑब्जेक्शन है और हम उसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं, तो एक पब्लिक प्रेशर बनता है, और पब्लिक प्रेशर जो है वो हर सियासी जमात पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर करता है। तो शायद हमारी डिबेट से कोई ऐसा असर हो कि उसमें बेहतरी आए, या जो गलती करने जा रहे हैं उसमें गलती में कमी आए।
तो ये वाली जिम्मेदारी अगर तालीम और सेहत के शोबे मरकज़ के पास चले जाते हैं, अगर बल्दियाती इदारों के हवाले से कोई कानून साजी होती है कि बल्दियाती इदारे अपनी मुस्तकिल हैसियत में मौजूद रहेंगे और वसाइल की तकसीम जो है वो सूबों के बाद डिस्ट्रिक्ट की सतह पर होगी, PFC अवार्ड भी आएगा। अगर ये तरमीम आती है कि 18वीं तरमीम के जो मफासद हैं वो दूर किए जाते हैं, आइनी अदालत ऐसी बनाई जाती है जिसके जजेस आज़ाद, ख़ुद मुख्तार, काबिल लोग होते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कम होता है, कोर्ट्स पर बोझ कम होता है, तो क्या इन निकात की आप हिमायत करेंगे, ताउन करेंगे? देखें, अगर ऐसी बात आती है तो फिर हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है एक बड़ी सिंपल चीज़ हो रही है। आपको मैं 2 मिसालें देता हूँ। एक ये जा रहा है कि जो जजेस का ट्रांसफ़र है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, वो अब अपनी मर्जी से करेंगे, वो जो एग्जीक्यूटिव है, और उसमें जो जज है उसका कोई कंसेंट नहीं, उसका कोई, अगर वो ना भी चाहे तब भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इससे ये होगा कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कोई ऐसा जज चाहिए जो कि हुकूमत के फेवर में करेगा फैसला, तो उसको किसी भी हाई कोर्ट से उठा के कहीं भी केस की सुनने के लिए भेजा जा सकता है। तो ये हम ज़रूर इस किस्म की चीज़ को हम रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपने मैजिस्ट्रियल पावर्स दे देनी है एग्जीक्यूटिव को, तो बहुत सारे हमारे जो केसेस हैं जो बिलखसूस PTI के केसेस जो हमारे वर्कर्स के ऊपर हैं, वो फिर वो मैजिस्ट्रियल लेवल एग्जीक्यूटिव साइड पे वो फैसले होंगे। वहाँ आपको अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जो हुकूमत से तनख्वाह ले रहे हैं, अगर वो फैसले करेंगे तो उसमें आपको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? अली साहब, माज़रत के साथ जो जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सिविल जज, सेशन जज, वो भी तो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं। अगर बोझ हल्का होता है, और मजिस्ट्रेट्स की मौजूदगी में भी होता ये था कि पुलिस पर भी एक चेक होता था, वो बाकी बहुत सारी चीज़ें भी आवाम की मदद करते थे, उस निज़ाम के ना होने की वजह से भी तो कबाहतें पैदा हुई। अगर वो हो जाता है, और दूसरा जजेस के तबादले की बात है, जब ब्यूरोक्रेट्स का तबादला हो सकता है, बाकी लोग जो हैं बारी बारी खिदमात अंजाम देते हैं, तो एक जगह पे एक जज का रहना जो है उसके मफादात वहाँ पैदा नहीं हो जाते? ये देखें, जो जूरिस्प्रूडेंस है इसके ऊपर जो डिबेट है वो कोई 200-300 साल पुरानी है जजेस की आज़ादी के ऊपर, और कहा जाता है, और मैं उस पर यकीन रखता हूँ, कि अगर आप आज़ाद जज चाहते हैं तो फिर 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक ये कि की जो अपॉइंटमेंट है वो साफ शफाफ होनी चाहिए, और दूसरी, एक बार वो अपॉइंट हो जाए तो फिर उसको तब्दील ना किया जाए या उसको हटाया ना जाए, क्योंकि अगर उसको हटाने या तब्दील होने का डर होगा तो वो इंसाफ नहीं कर सकेगा। आपका जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको तो आप OSD लगा सकते हैं अगर वो गलत काम करें या आपकी बात ना माने, या उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो OSD इंडिपेंडेंट या आज़ाद नहीं हो, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑफिसर, वो चूंकि उनको डर होता है कि OSD हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट या आज़ाद नहीं होते। तो इसलिए ये कहना कि जजेस को भी ट्रांसफ़र कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या जजेस को अगर आप निकाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बात दुरुस्त। अच्छा, ये बताइए बैरिस्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है, आज बैरिस्टर गौहर साहब गए PKLI, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात के ख़्वाहां थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब की पहले मुलाकात हुई, उससे पहले फवाद चौधरी और महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब ने मुलाकात की। एक तो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो लोग जो अब PTI का हिस्सा नहीं हैं, उनकी मुलाकात के बाद PTI की लीडरशिप को ख़याल आया, क्या वाक़तन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फरवरी में ख़त लिखा था कि पॉलिटिकली इंगेज किया जाए, पॉलिटिकल रास्ता अपनाया जाए, अब PTI उस पर गौर कर रही है, और बैरिस्टर साहब भी क्या इसी मैंडेट के तहत गए थे, और आज उनकी मुलाकात ना होने की क्या वजह सामने आई है आपके पास? जी देखिए, मुलाकात ना होने की शायद उन्होंने कोई भी वजह हो सकती है, मेरी बात नहीं हुई उनसे, हो सकता है वो प्रोसीजर ना फॉलो हुआ हो। लेकिन मैं आपको एक जाती अपना ख्याल बताऊं इस सवाल से। ये एक अजीब हमारे ट्रेंड चल गया है कि किसी ने मुलाकात की और किसी ने क्यों की मुलाकात, और उससे क्या असर होता है। मुलाकात करने से कोई तब्दीली नहीं आ जाती, मुलाकात करने में कोई हर्ज भी नहीं होता, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना आपके साथ आके मुलाकात करे। आप जेल में हैं, आपका अस्पताल में हैं, आपका ऑपरेशन होने वाला है, आपको
आपको अगर जानने वाले आपको आके, बेशक आपके मुखालफिन हों, बेशक आपका जो एक्स पीटीआई के अफसर क्यों ना हो, वो अगर आके आप मिलते हैं तो उससे शाह महमूद साहब को कोई, उनकी रेपुटेशन को कोई हर्ज नहीं होता। वो मुलाकात हुई, मुलाकात करके वो चले गए। इसी तरह हमें चाहिए था पहले हमारी लीडरशिप को कि हम शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले मिलते उनसे, वो एक अच्छा बात होती है। उनको फॉलो कर लिया, चले ख्याल आ गया, उनको फॉलो हो गया, लेकिन उसमें भी कोई ये नहीं है कि कोई बैरिस्टर गौहर साहब को इसलिए मिलने जा रहे थे कि वो उनको काउंटर करना चाह रहे हैं जो पहली मुलाकात हुई कुछ लोगों की, या उसमें कोई उनको सजेशन देना चाह रहे हैं, या वो खत जो पहले लिखा था उसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हर चीज़ पे मुझे यकीन है डिस्कशन होगी। उनकी मुलाकात अगर नहीं हुई, बड़े अरसे से वो लाहौर गए थे, एक ख़ास काम के लिए गए थे। वो काम मुझे पता है, हमारा एक मीटिंग थी, मैंने भी उस पर जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका। लाहौर पहुंचे तो सोचा कि मैं उधर शाह महमूद साहब को भी मिल लूँ। हो सकता है पहले उसका जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है मिलने का वो ना फॉलो हुआ हो और इस वजह से वो ना मिल सकें। लेकिन किसी से करना हमने बना लिया है, जैसे किसी ने मुलाकात कर ली तो वो कोई बहुत बड़ी मुलाकात से कोई तब्दीली आ जाएगी, ऐसी बात नहीं होती।